नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम दूसरा चैप्टर लेके हाजिर हुए हैं, कार्य एवं ऊर्जा। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होते हैं, कार्य के हमें विशेषताएं जानती हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपके सिलेबस में कितनी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है, आपका कार्य की परिभाषा जाननी है, कार्य कितने एंगल पर कितना होता है, ये सारी चीज़ें जाननी है। और एक बार और क्वेश्चन एक पूछा गया था बल, कि बल क्या होते हैं, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम जब कार्य पढ़ेंगे तो उस समय भी हमें बल की आवश्यकता होगी, इसलिए पहले हम बल को समझ लेते हैं कि बल क्या होता है। बल मतलब फोर्स, बल मतलब फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव, किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव, उस वस्तु को, किसी भी वस्तु को जो हम खींचने, उसमें धक्का मारें या उसको अपनी ओर खींचें, यह प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, बल कहलाती है। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव, उस वस्तु पर क्या कहलाता है, बल कहलाता है। किसी भी वस्तु पर धक्का या खिंचाव, हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। देखो ये हमने एक परिभाषा, देखो जैसे कि ये वस्तु है, इस मार्कर को हम अगर ऐसे करेंगे धक्का, तो बल लगा के ही खींचा, ये खिंचाव है, ये पुशअप है, ठोकना, धक्का खिंचाव, धक्का, ये खींचना हो गया। अब धक्का मारे ऐसे धक्का, तो ये मार्कर क्या हो गया, ऑफ हो गया। ये हमारा फोर्स होता है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया था बल को परिभाषित करते हुए बल का सूत्र लिखिए, बल का मात्रक बताइए तथा बल की विशेषताएं भी बताइए। तो बल का सूत्र हम सीधा समझ लेते हैं, F बराबर ma होता है, वेयर F मतलब बल कहेंगे इसे, m होता है, यह होता है जिस वस्तु में हम धक्का लगाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान, और ये होता है वस्तु का त्वरण। अब यहाँ से हम त्वरण की भी परिभाषा जान लेते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा भी देख लेते हैं दोस्तों क्या होती है। ऐसा ना हो कि इस बार बल पूछा गया, पिछली बार बल पूछा गया, इस बार त्वरण की परिभाषा पूछ ली जाए, क्योंकि 1 से 8 तक की विज्ञान पूछनी है, कुछ भी पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपकी गाइड में नहीं दिया तो नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बीटीसी में नहीं होता है दोस्तों। कोई भी वो अदर चीज़ें पूछ सकते हो, पूछी गई हैं। ये इतिहास साक्षी इस बात का, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखो हमारे पास होता है, त्वरण शब्द है, हमने त्वरण को हाल परिभाषित कर दिया दोस्तों। अब वापस पुनः बल पर लौटते हैं। हमने कहा था m, अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक सीधा आप लिख सकते हैं न्यूटन। बल का क्या मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। कितना होता है, न्यूटन होता है। या अगर और इसको दूसरे फॉर्म में कभी कभी लिखा आ सकता है आपका, किलोग्राम, हिंदी में लिख देते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं बल की विशेषताएं। बल की हमारी विशेषताएं क्या होती हैं, इस चीज़ को जान लेते हैं। तो पहली विशेषता होती है, एक ही दिशा में लगने वाले 2 बल आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि बल हमारी एक सदिश राशि होती है। तो पहला गुण है, एक ही दिशा में लगने वाले 2 बल आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा, बल एक सदिश राशि है। तीसरा, विपरीत दिशा में लगने वाले एक दूसरे की परस्पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल आपस में घट जाते हैं। परस्पर एक दूसरे
की विपरीत दिशा में लगने वाले बल आपस में घट जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप इतना ध्यान रखें, इनका नोट्स बनाते जाएं। अभी आप जब नोट बनाएंगे ना, ये सुपर टेट में काम आएंगी। हम लोगों से पूछो जो हमारे बैच के बच्चे हैं, हमारे बैच के हमारे सहपाठी हैं, मित्र हैं, वो कहते हैं यार सुपर टेट में विज्ञान है, कौन सी सेमेस्टर में जो पढ़ी थी वही तो पढ़ा है। बल पढ़ना पड़ेगा आपको। आपके प्रतिबिंब में हाई स्कूल वाले दर्पण हैं, जब आपको सुपर टेट की क्लासेस मिलेंगी तब समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों ये जो बीटीसी के आपके रजिस्टर बनवा रहे हैं ना, इनको रखें, मेंटेन अच्छी तरीके से करें, हर विषय का रजिस्टर मेंटेन करके रखें। यही सब उठा के टेट में पूछ लिया जाता है, हम अरे आया कहाँ से, बुकें तलाशें। कोई बुक की जरूरत नहीं होती। यदि आपने बीटीसी अच्छी तरीके से पढ़ी है, एक आध बुक ले ली कोई प्रैक्टिस सेट की, आराम से नंबर ले आओगे। 100+ की गारंटी तो मैं देता ही देता हूँ। मेरे तो टारगेट रहता है सर 120+ करो। जब टारगेट बड़ा रखेंगे तो नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। चलो अपनी बात पे लौटते हैं, समय नहीं गंवाएं क्योंकि आपका एग्जाम टाइम चल रहा है। एक ही दिशा में लगने वाले दो बल आपस में जुड़ जाते हैं, परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगने वाले बल आपस में घट जाते हैं। तीसरा, बल लगाकर हम किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाकर किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। खली की तरह छड़ की रॉड को ही मोड़ देंगे आप लोग भी खली बन जाएं, ठीक है। बल लगाकर किसी भी वस्तु की चाल को बदला जाता है। बल लगाकर किसी भी वस्तु की चाल को परिवर्तित करते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है, चाल को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब 8, 9, 10 में पढ़ रहे थे, अपना दोस्त साइकिल चला रहे, पकड़ ली साइकिल, ताकत दिखाते नहीं जाना है तुम्हें। वही तो हमने क्या किया, बल लगा के वस्तु की चाल में परिवर्तन कर दिया, उसकी चाल को रोक दिया। और बल लगा के हम वेग की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। अब कोई कंफ्यूज होगा, वेग और चाल, यस वेग वह होता है, देखो चाल और वेग की डेफिनेशन एक कहेंगे, लेकिन वेग में दिशा निश्चित होती है, चाल में दिशा निश्चित नहीं होती। इसलिए वेग हमारी सदिश राशि होती है, चाल हमारी सदिश राशि नहीं होती है। इसलिए वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगला देखते हैं। हाँ, तो क्या 5वां पॉइंट लिख लें, बल लगाकर वेग की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। वेग की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अगला 6वां, बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। भाई विमा बताएं क्या होती है बल की, विमा बताएं तुम्हारी क्या होती है। यस, बल की विमा देखो भाई, बल की विमा mLT-2, ये आप रट लीजिए। और इसके साथ साथ और देखते हैं, अब हम बल भी देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बल होता है हमारा संपर्क में रखी वस्तुओं पर लगने वाला बल, एक होता है संपर्क में ना रखी हुई वस्तुओं पर लगने वाला बल, और संपर्क में रखी हुई वस्तुओं पर लगने वाला बल हमारा पेशीय बल होता है। और घर्षण बल होता है। घर्षण बल क्या होता है, किसी भी सतह और वस्तु के बीच लगने वाला, जिससे ये लग रहा है, जैसे कि हम इस मार्कर को यहाँ लिख रहे हैं। आपने जिसने ना देखा हो घर्षण बल का सबसे अच्छा, जिसको एग्जाम पे सुनना है, घर्षण बल का सबसे अच्छा एग्जाम पे सुनना है, 3 इडियट मूवी देखिए, उसमें बता दिया जाएगा। वॉल पेन जो हमारे चलते हैं, वो उनका जो छर्रे में स्याही आती है ना, कभी उसको ऐसे ऊपर करके चलाना नॉक, कितनी देर चलेगा, चल नहीं सकता पेन। जितनी छर्रे में स्याही फंसी होगी आपकी उतनी देर चलेगा भी, ये प्रैक्टिकल। तो घर्षण बल दो वस्तुओं की सतह के बीच लगता है, लेकिन इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होनी चाहिए। अगर केंद्र की ओर नहीं होगी, ऊपर करके अभी ये मार्कर ही चलाएंगे तो 2 मिनट नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इतना डीपली नहीं जाना है, अपन को थोड़ा क्या करें, आदत से मजबूर हो जाते हैं हम। चलो इस तरह बात करें तो फिर क्या कहते हैं, आप कार पे पहुँचे हैं। चलो कार तो बहुत करते हैं आप लोग। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके पहले कि हमने एक सिर पे भारी सा वजन रख लिया और उस वजन को लेके हम 500 किलोमीटर दौड़े। आप लोग बताइए, जब तक मैं कार को पढ़ा रहा हूँ, उस व्यक्ति ने कितना कार किया। ध्यान रखना, सर पे ऐसे वजन रख के आप चल रहे हैं, फिर आप बताना कि उसने कितना कार किया। जब तक देखते हैं बल की कार की परिभाषा क्या होते हैं, उसने कितना कार किया। ध्यान रखना क्वेश्चन, वर्क कमेंट बॉक्स में बता दो जब तक कार खत्म हो रहा है, फिर हम बताएंगे लास्ट में जब कार खत्म होने लगेगा। चलो हम भी कार कर रहे हैं काफ़ी। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है,
जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, बल की दिशा में हमारी विस्थापित हो जाती है, तो उसे कार्य कहते हैं। तो उसे कार्य कहते हैं। और हम तो यह कहते हैं दोस्तों कि विस्थापन तथा बल के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यही परिभाषा रटें आप, ये काय को चक्कर में पड़े हो। अभी देखते हैं जो हमारा कार्य का सूत्र होता है, W बराबर आएगा F इंटू डेल्टा एस, और डेल्टा एस यहाँ सदिश हो जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं जो है विस्थापन दर्शा दिया गया है, मतलब कार्य बराबर हम लिखते हैं बल गुणे विस्थापन, शुद्ध हिंदी, बल गुणे विस्थापन। अरे हम तो आपसे कहते हैं आप लिखिए बल की एक कार्य की परिभाषा कि बल व विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान इस परिभाषा को नकार नहीं सकता है, गलत नहीं कर सकते, इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी किंवदंतियां नहीं उठ सकती, इस पर उठ भी जाए चाहे। चलो अब हम जानते हैं कि यदि अब स्थिति देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल व विस्थापन, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा व विस्थापन में थीटा कोण हो, तात्पर्य कहने का है इस प्रकार से कोई है, यहाँ से आप फोर्स लगाएंगे, F है, ये तो ds है, यहाँ पे आपने इस वस्तु को बल लगाया तो वस्तु इस तरफ को मूव हुई, ये बीच में थीटा कोण बन गया, तो हम लिख सकते हैं तो कार्य बराबर हो जाता है हमारा F S cos थीटा तिवारी, यस क्या हो जाता है हमारा F S cos थीटा। कहीं कहीं इस S को आप D भी लिख सकते हैं, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, S भी लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक भी समझ लेते हैं। कार्य का मात्रक जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसका होता है न्यूटन मीटर, होता है कि नहीं होता है, न्यूटन मीटर होता है, या इसी न्यूटन मीटर को हम क्या कह देते हैं, जूल कहते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, या इसी को क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं। और याद रखें दोस्तों, कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य क्या है, एक कार्य एक अदिश राशि है। कन्फर्म तुम्हारी है, क्या कहते हैं आप, सही है यहाँ तक? तो यहाँ तक अपन लोगों ने देखा कि कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगाने हैं, बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापित होता है, बल की दिशा में ds विस्थापित होती है, तो उसे हम कार्य कहते हैं। W बराबर F इंटू ds कर दिया, कार्य बल गुणा विस्थापन। दूसरी परिभाषा हमने ये आपको पढ़ा दी, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल की दिशा और विस्थापन में थीटा कोण हो तो ये होता है, और कार्य बराबर WS cos थीटा बता दिया। अब यदि कार्य करने वाली वस्तु और विस्थापन में 90 अंश का कोण बने, आंसर नहीं बता पाए आप, आंसर नहीं बता पाए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा आप लोग। देखते हैं किन का आंसर सर्वप्रथम आता है, कौन वीडियो को पहले देखता है। यदि हम कहें यह थीटा F व S के मध्य बना कोण, फॉर्मूला क्या था हमारा, कार्य बराबर W बराबर F S cos थीटा मिश्रा के नहीं था, के मध्य बना कोण थीटा इज इक्वल टू 90 अंश हो। मतलब जो त्रिज्या रखे थे आप लोग गोबर की या फलों की टोकरी लेके जा रहे थे, अब टोकरी ऐसे रखे हैं आप, टोकरी बजाना हाँ आपके है, कार्य कर रहे हैं आप, चल रहे ऐसे, टोकरी यहाँ है, फोर्स आपके सिर पे ऐसे लग रहा है, ये आपके पैर हैं, ये पैर इस दिशा में कर रहे हैं, तो बताओ लगने वाला बल और विस्थापन में कितने अंश का दोस्तों कोण बन गया, थीटा 90 अंश बन गया। और जैसे यहाँ 90 अंश रखोगे, cos 90 रखा, और जैसे cos 90 रखा, और cos 90 की हमारे मैथ वाले भैया जानते होंगे 0 होती है, तो 0 हो गई वैल्यू, और आपके द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ चला गया, अपने अपने ऊर्जा
व्यय की है, लेकिन आपने कार्य कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आप चल तो रहे थे, शरीर पे तो रखे थे। भौतिक विज्ञान के अनुसार आपके द्वारा 500 किलोमीटर ले गए वो फल की टोकरी, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। आपके द्वारा किए गए कृत्य क्या है? 0। तो जो लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं और गोबर पानी सानी करते हैं, वो गोबर फेंकने जाते हैं, या जो लोग सिर पे रख के कोई वजन फेंकते हैं, या कुली जो वजन सिर पे रख के सीधा चला जाता है, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। यदि वो लीनियर गति करता है, यदि वो ऊंचे नीचे होगा तो कार्य कुछ हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ हमने कार्य को समाप्त किया। अब हम जानते हैं ऊर्जा क्या होती है। अब हम जानते हैं दोस्तों ऊर्जा क्या होती है, और ऊर्जा के बारे में भाई देखें वीडियो बिल्कुल क्लियर एज इट इज। तिवारी कोई समस्या? बहुत अच्छे, तुम्हारे जैसे शिष्य हों। कार्य तो हो गया था, क्या चिल्ला रहे? कार्य, ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं काय को? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, और प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर व्यय होती है। स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि इसके पहले जस्ट एग्जाम्पल हमने बताया। आपने कार्य भली नहीं किया, लेकिन आपने ऊर्जा जरूर खर्च की है। तो प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु, प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु, कार्य करने वाली वस्तु कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य व्यय करती है, अवश्य व्यय करती है या खर्च होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके सिलेबस में एक चीज़ और लिख लें, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मिश्रा जी? जूल होता है। और अगर हम इसको CGS पद्धति में लिखें तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, और 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है? डाइन 1। चलो देखते हैं। अब हम आपके सिलेबस में दी गई ऊर्जाओं की चर्चा कर लेते हैं। आपके सिलेबस में 2 ऊर्जाएं दी गई हैं, एक हमारी स्थित ऊर्जा होती है और एक हमारी गतिज ऊर्जा होती है। वीडियो क्लियर? कोई समस्या मिश्रा? तो बैठ के समझें, आप लिखते भी चलें साथ में, आपके सिलेबस का भी काम है। चलो, ऊर्जा हमारी कितने प्रकार की होती है, इसको हटाओ, कार हो गया। ऊर्जा देखते हैं, ऊर्जा यहीं से देख लें, इसका तुलनात्मक अध्ययन करते चलें, जल्दी हो जाएगा। पहली हमारी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। दूसरी, भाई फोन अपना स्टॉप कर दें आप। स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, ये अपनी स्थितिज ऊर्जा हो गई। और गतिज ऊर्जा हो गई, किसी पिंड में, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है दोस्तों, वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सारी चीज़ों को हम लिखते चलते हैं, लिखते हम चलते हैं। किसी भी वस्तु में, चलो इसको लिखते हैं गतिज ऊर्जा को, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। और K बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 12mv², जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग होता है। और चलो देखते हैं, m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग। तो गतिज ऊर्जा हमें समझ में आ गई। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब हम हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, क्लियर दिख रहा है। किसी भी वस्तु में उसकी
स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं और U बराबर होता है mgh, जिसमें होता है m वस्तु का द्रव्यमान, h होता है पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई, और g एक कांस्टेंट होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू होती है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है, या इसी को कभी कभी आप लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी सवालों में यूज कर लेते हैं। दोस्तों इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और जब तक हम देखते हैं गतिज ऊर्जा का यदि घूर्णन गति कर रही है तो आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यदि घूर्णन गति है तो गतिज ऊर्जा का एक और सूत्र लिख लें। गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां आई जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा कोणीय वेग, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे हो गए। अब हम स्थितिज ऊर्जा के प्रकारों को और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम गतिज ऊर्जा को समाप्त करते हैं। और गतिज ऊर्जा में हमने काफ़ी पढ़ लिया। स्थितिज ऊर्जा 3-4 प्रकार की होती हैं, जैसे कि पहला हम कहें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार, पहला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज स्थितिज ऊर्जा, और इसके साथ साथ होती है हमारी स्थिर वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, यह पूछा गया था आपके सिलेबस में, इसलिए हमने बता दिया। दोस्तों इस प्रकार से हमारे ऊर्जा के बारे में हमने जाना। ऊर्जा के बारे में ऊर्जा संरक्षण का नियम हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जाता है दोस्तों, तो इसको जान लेते हैं। हम लिखते हैं ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न की जा सकती है और ना ऊर्जा को कभी नष्ट किया जा सकता है। देखो चूंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम का सिद्धांत जिसका हमें करना वो हमारे 9th की चीज़ है कि हमें इसका यहाँ डेरिवेशन नहीं पूछा जाता कि प्रत्येक स्थिति पर हम ऊर्जा निकाल के वो उसकी यांत्रिक ऊर्जा समझ लें। पहले एक शब्द और समझ लें, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। ये मार्कर तो दिखेगा नहीं इस टाइम। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है इसको और समझ लें। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है किसी पिंड में उपस्थित उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को, किसी भी पिंड में उपस्थित उस पिंड की गतिज ऊर्जा व उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग को हम उस पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों तो हमें ऊर्जा संरक्षण के जब भी नियम निकालना होता है तो हम कोई भी एक पिंड लेते हैं, उसको किसी ऊंचाई पर रखते हैं, उस ऊंचाई से उस पिंड को गिराते हैं, तो उसकी एक बीच की 1-2 स्थितियों में ऊर्जा निकालते हैं। और प्रत्येक स्थिति में हम क्या पाते हैं कि जो उसकी कुल ऊर्जा होती है वह नियत रहती है। कभी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कभी उसकी गतिज ऊर्जा तो बढ़ जाती है और कभी उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। तो उसका योग क्या रहता है? उनका जो योग रहता है वह सदैव नियत रहता है। इसी को हम ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। चूंकि डेरिवेशन है नहीं तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता
यह हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब इसमें कुछ नोट लगा के अपन पॉइंट लिखते जाते हैं दोस्तों, और इसका नोट लगा के लिखा गया हमारा पहला पॉइंट होता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अभी ऊष्मागतिकी क्या होती है ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। ऊष्मागतिकी का प्रथम, आप सिर्फ जान लें, प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट लिख लें, ताली बजाते समय पेशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा व ध्वनि ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जब भी हम ताली इस प्रकार से क्लैपिंग करेंगे तो देखते हैं क्लैपिंग करते समय हमारे कुछ देर में हाथ गर्म हो जाते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। क्योंकि हम जब क्लैपिंग करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में भी खिंचाव होता है, हाथ दर्द देने लगते हैं। और इसके साथ इससे निकलने वाली ध्वनि, ये दोनों ऊर्जा हमारी काय में कंजर्व हो गई। हमें लगता है कि हमसे थकान हुई, वास्तविकता हमारी एनर्जी भी जो हम वेस्ट करते हैं वो सदैव नियत रहती है। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी पेशी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो गतिज ऊर्जा, फावड़ा चलाया गतिज, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी चल रहा हूँ गतिज ऊर्जा, और ध्वनि ऊर्जा आपको मिल रही है, तो वह ऊर्जा वातावरण में संचारित हो रही है, फिर सूर्य में मिलकर फिर वापस आएगी। ये ऊर्जा का चक्र होता है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। विद्युत जनित और डायनोमा द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। विद्युत जनित व डायनोमा द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। अब आगे हम चीज़ें देखते हैं दोस्तों, देख लेते हैं विद्युत मोटर क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदल दे उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। तो हेडिंग डालें, विद्युत मोटर ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, हमारी क्या कहलाती है? विद्युत मोटर कहलाती है। विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, जो हमारा विद्युत बल होता है। विद्युत बल, ये बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत बल की ऊर्जा, विद्युत बल की ऊर्जा होती है वह, विद्युत बल की जो ऊर्जा होती है, मतलब कौन सी ऊर्जा होती है उसमें? विद्युत बल की विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो देखो कितने कंजर्वेशन आपको हम बताते चल रहे हैं दोस्तों। और यदि आपको इसका डेरिवेशन जानना है तो उसका एक हल्का सा चित्र हम दिखा के बता सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करना ही ऊर्जा का क्या कहलाता है? ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है, जो हम आपको बता चुके हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, जनित या मोटर में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है। अब देखते हैं ऊर्जा अपव्यय रोकने के उपाय। ऊर्जा अपव्यय रोकने के उपाय, अपव्यय रोकने के उपाय, ऊर्जा अपव्यय रोकने के उपाय। पहला उपाय देख लेते हैं दोस्तों, ऊर्जा के सामूहिक उपयोग द्वारा, ऊर्जा के सामूहिक उपयोग द्वारा। पहला तो यही है कि सामूहिक उपयोग द्वारा रोकें। और दूसरा क्या है? हम दूसरा कह सकते हैं घरों में CFL व LED बल्बों का प्रयोग करके। वो है बल्ब प्रयोग ना करें जो हमारे, आपने देखोगे पहले चलते थे, कांच का बल्ब रहता था, उसमें श्वेत कांच लगा रहता था, बीच में एक तार, इस प्रकार की संरचना जो होती थी हमारी,
ऐसे टंगिस्टन का लगा रहता था, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या होता था, ये 100 वाट का बल्ब होता था। वो जो हमारी LED आती है वो 9 वाट की आती हैं। और अभी भी मैं LED के प्रकाश में ही वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। सूर्य की रोशनी की उपलब्धि नहीं है यहाँ पर, मतलब उपस्थिति नहीं है, सूर्यास्त हो चुका है। तो घरों में CLF और LED बल्बों का प्रयोग करें तो ऊर्जा कुछ बचेगी, मीटर में बिल कम आएगा, प्रयोग करें। तीसरा, आसपास जाने हेतु पेट्रोल चलित वाहनों का प्रयोग ना करें। जैसे जाना हमें दुकान तक है तो आजकल के हीरो भाई लोग फुर्र गाड़ी उड़ाते हैं, ऐसा ना करें, इससे हमारी ऊर्जा बचेगी। आसपास जाने हेतु पेट्रोल व डीजल चलित वाहनों का प्रयोग ना करें भैया, रोका है। वैसे भी हमारा प्रदूषण बचेगा अगर ऐसा आप लोग कर लेते हैं तो। ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों का प्रयोग करें। अगला देखें, 5वां, वृक्षों की कटाई की रोकथाम, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षों की कटाई की रोकथाम, ध्यान दें, ये नहीं सोचना पर्यावरण पा रहा है भाई साहब। ऊर्जा है, ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा भी होती है। क्या होती है हमारी? प्रकृति की ऊर्जा भी होती है। तो वृक्षों की कटाई की रोकथाम होनी चाहिए और वृक्षारोपण होना चाहिए। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ दोस्तों। यदि हम सभी प्रशिक्षु, मैंने एक बार अपने लेक्चर के दौरान कहा था, जो लोग मुझे जानते हैं, कि यदि हम लोग ही चाह लें, सुनने एक सेकंड, यदि हम लोग चाह लें तो हम प्रत्येक वर्ष जो हमारी डाइटें हैं उनसे, हम तो एक डाइट की बात करते हैं, कोई भी एक डाइट उठा ले, 200 बच्चे आते हैं। अगर 200 बच्चों में हमारे लास्ट सेमेस्टर तक 150 बचते हैं, कुछों की जॉब लग जाती है, 30-40 ऐसे लोग होते हैं। मैं तो कहता हूँ यदि 150 लोग मेरे शिक्षक बंधु चाह लें तो प्रत्येक 150 विद्यालय में जाएंगे, वह अपने अगर प्रत्येक बच्चे से एक वृक्ष लगवाएं तो सोचो एक वर्ष में दोस्तों कितने वृक्ष लग सकते हैं। हमारी प्रकृति पुनः एक बार वनों से परिपूर्ण हो जाएगी और ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी। मेरी सलाह अच्छी लगी हो तो दोस्तों जरूर लाइक ठोकाओ, कमेंट करें, यस सर आपने बहुत सही बात बोल दी, वृक्षारोपण करना चाहिए। मेरा तो उद्देश्य है, जहाँ मैं मास्टर बना अपने प्रत्येक बच्चों को यही शिक्षा दूंगा, एक वृक्ष लगवाओ, उनसे लगवाऊंगा वृक्ष, चाहे मुझे खुद के पैसे दे के ज़मीन खरीद के वहाँ पे वृक्ष लगवाने पड़े, लेकिन मैं वृक्ष लगवाऊंगा। मैं प्रकृति से बड़ा प्रेम करता हूँ, क्योंकि जो सुकून प्रकृति में मिलता है दोस्तों, आपने कई वीडियो देखे होंगे जब मैं LED की रोशनी में बनाता हूँ तो थोड़ा क्लियर नहीं होते हैं, और 1-2 वीडियो आपने देखे हो बहुत फ्रेश दिखते हैं जब हम सूर्य की रोशनी में बनाते हैं। तो प्रकृति का मज़ा कुछ और है। अगला देखते हैं, पंखे हीटर बल्ब का उचित उपयोग करें। पंखे हीटर व बल्ब का उचित प्रयोग करें दोस्तों। इत्यादि चीज़ें हैं, ये हमारी ऊर्जा के अपव्यय को रोक सकती हैं। इस प्रकार से हमने ऊर्जा, मेरा मन नहीं माना, एक चीज़ और समझ लें आप लोग, ऊर्जा संरक्षण के नियम का चित्र देख लें, ये हमने देख लिया, जल्दी से देख लें भाई, उस ऊर्जा संरक्षण का चित्र देख लें, क्योंकि मेरी आत्मा गवाह नहीं देख रही है, मेरी आत्मा कह रही है आपको बताना चाहिए। देखो यहाँ पे कोई पिंड M स्थित है तो यहाँ पे इसकी स्थित ऊर्जा mgh हो जाएगी। जब यहाँ कोई पिंड आएगा और यहाँ, तो यहाँ इसकी स्थित ऊर्जा U, तो यहाँ K क्या है, K 0 है, और यहाँ U 0 हो जाएगी और K हमारी ½ mv² हो जाएगी। तो ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि जो हमारी mgh होती है वही तो ½ mv² के बराबर होती है। M से M कट गया और यहाँ से 2gh आ गया, b² बराबर, तो b बराबर होता है √2gh। कोई दिक्कत नहीं, लिख दो इस चीज़ को, कोई समस्या नहीं होगी आपके साथ। तो दोस्तों हमने देखा तो ऊर्जा संरक्षण नियम है, और इसके साथ यह हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया और विज्ञान आपकी बहुत जल्द खत्म हो